8. तिशा ने राजीव के सवाल का जवाब देने के लिए अभी अपना मुंह खोला ही था कि अचानक से ऊपर वाले कमरे से भागते हुए प्रिया नीचे आने लगी। पापा, पापा, शायद ऋषि मिल गया। पुलिस का फोन आया है। राजीव ने ये सुनकर प्रिया की ओर देखा और वो तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तिशा भी चौंक गई थी। राजीव का फोन प्रिया के कमरे में रह गया था, इसलिए जब उसे फोन किया गया तो प्रिया ने कॉल पिक कर लिया था। राजीव, प्रिया और तिशा तीनों साथ में उस जगह के लिए निकल गए। पुलिस ने उन्हें गांव के एक तालाब के पास बुलाया था। राजीव ने पुलिस को दोबारा फोन करके और डिटेल्स पूछने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस सिर्फ उन्हें बार बार एक जगह पर आने को कह रही थी। राजीव को ये सब सुनकर बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था। तिशा का भी जैसे दिल बैठा जा रहा था। राजीव जैसे ही उस जगह पर पहुंचा, उसके चेहरे का रंग उतर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। राजीव को डर था कि जो खबर अब उन्हें मिलने वाली थी वो अच्छी नहीं थी। प्रिया, तुम यहीं रुको। ये कहकर राजीव और तिशा गाड़ी से बाहर निकल गए। उन दोनों के सामने ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर खड़े थे। उस भीड़ में राजीव नहीं देख सकता था कि आगे क्या हुआ था। वो और तिशा उस भीड़ के बीच में घुसकर आगे जाने की कोशिश करने लगे। राजीव को आता देख पुलिस ऑफिसर भी उसके पास आ गया। राजीव की आंखें सामने थीं, जहां पर पानी से किसी को निकाला जा रहा था। मिस्टर राजीव, आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं। हमें इस तालाब में एक बच्चे की लाश मिली है। उसकी उम्र कुछ 10-12 साल की है। हमें डर था कि शायद ये ऋषि हो सकता है, इसलिए। ये कहते कहते बीच में पुलिस ऑफिसर रुक गया। राजीव की आंखें चौड़ी हो गई थीं। पानी से कुछ लोग उस बच्चे की लाश को बाहर निकाल रहे थे। राजीव ने जब उस बच्चे की हाइट और बाल देखे तो एक पल के लिए उसका दिल रुक गया। ऋषि? तिशा की आंखें भर आई थीं। उसने सामने उस बच्चे की लाश को देखकर अपने मुंह को ढक लिया। तिशा ने एक हाथ से राजीव की शर्ट की बाहों को पकड़ा हुआ था। पानी से निकालने के बाद उस बच्चे की बॉडी को एम्बुलेंस वालों ने आकर स्ट्रेचर पर लेटा दिया। पुलिस ऑफिसर राजीव को अपने साथ उस बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए ले गया। राजीव का शरीर जैसे सुन्न हो गया था। उसे अपनी आंखों के आगे कुछ दिखना बंद होने लगा था। एक लंबी आह भरते हुए उसने सामने देखा और अपने आप को संभालने की कोशिश की। तिशा राजीव के साथ थी। जैसे ही तिशा ने बच्चे की शक्ल देखी, वो तुरंत राजीव के गले लग गई। ये ऋषि नहीं है। ऋषि। राजीव की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने पुलिस वाले की ओर देखा और अपनी गर्दन ना में हिला दी। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर के कहने पर उस बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भेज दिया गया। राजीव और तिशा बुरी तरह से सदमे में थे। गाड़ी में वापस लौटने पर वो दोनों ही एकदम शांत थे। पापा, ऋषि कहाँ है? सब ठीक है ना? वो ऋषि नहीं था। ये कहकर राजीव ने गाड़ी ऑन की और वो लोग वापस घर लौट गए। वापस घर पहुंचने में राजीव को आधा घंटा लगा। उसने अपनी गाड़ी को पार्क किया और प्रिया का हाथ पकड़कर वो घर के अंदर जाने लगा। तभी उन्हें अपने हॉल की लाइट जली हुई नजर आई। पहले राजीव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन घर के अंदर घुसते ही राजीव और तिशा के होश उड़ गए। ऋषि? राजीव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऋषि वापस आ गया था। इस समय वो हॉल में बैठकर एक शीट पर कलर कर रहा था। उसने अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और अपनी आंखों पर एक चश्मा लगाया हुआ था।
प्रिया ऋषि को देखते ही भागते हुए उसके पास आ गई। प्रिया ने उसे कंधे से पकड़ा और डांटते हुए कहा, कहाँ चला गया था तू? पता भी है हम कितना परेशान हो गए थे। ये कहते हुए प्रिया की आंखें भर आईं। ऋषि कोई जवाब देता उससे पहले प्रिया ने उसे गले से लगा लिया। राजीव अभी भी हैरान था। उसने नीचे झुककर ऋषि के बालों को प्यार से सहलाया और कहा, ऋषि, तुम कहाँ थे और वापस कब आए? हम लोग तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। मैं तो यही था पापा। मैं नीचे वाले स्टोर रूम में था। आज स्कूल से भी ज्यादा जल्दी आ गया था। ऋषि की बात सुनकर सब हैरान हो गए। राजीव कंफ्यूज्ड था। तिशा के भी चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल चुके थे। वो ऋषि के चेहरे को देखकर ही समझ गई थी कि बात कुछ और थी। नहीं ऋषि, हमने स्टोर रूम में भी देखा था। तुम घर पर नहीं थे। तुम कहाँ थे, सच बताओ मुझे। राजीव ये कहते हुए ऋषि को अपने पास बुलाने लगा। तभी उसका ध्यान ऋषि के चश्मे पर गया। तुम चश्मा कब से पहनने लगे? ये तुम्हें कहाँ से मिला है? दिखाओ मुझे। ये कहते हुए राजीव ने ऋषि के चश्मे को उतारने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं पापा, ये चश्मा तो टीचर ने दिया था मुझे। स्कूल में मुझे कुछ दिख नहीं रहा था ना, तो टीचर ने मुझे मेडिकल रूम भेजा था और वहाँ पर उन्होंने मेरे लिए ये चश्मा बनवाया। मेरी आईज वीक हो गए हैं पापा। लेकिन राजीव आगे कुछ बोलता उसके पहले ही तिशा ने उसे बीच में रोक दिया। तिशा ने प्यार से ऋषि के सर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अभी ऋषि तुम ऊपर जाओ। प्रिया तुम भी उसके साथ जाओ। हम थोड़ी देर में डिनर करेंगे, तब बात करते हैं बाकी, ठीक है? ये कहते हुए तिशा ने प्रिया को ऊपर जाने का इशारा किया। प्रिया ऋषि को अपने साथ ऊपर ले गई। राजीव के साथ अकेले होते ही तिशा ने राजीव का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बैठा दिया। राजीव, शांति से सोचो। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ऋषि ठीक नहीं है। उस समय डॉक्टर्स ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे सच में लगता है कि हमें डॉक्टर बदलना चाहिए राजीव, क्योंकि मुझे अच्छे से यकीन है कि ऋषि स्टोर रूम में नहीं था, और अगर वो घर पर था तो ऊपर क्यों नहीं आया? तुम खुद ही सोचो, ये सब नॉर्मल नहीं है राजीव। राजीव को तिशा की बात सही लग रही थी, पर राजीव को समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि को अचानक ये सब कैसे हो गया था। राजीव अपनी सोच में डूबा हुआ था जब तिशा ने उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा और कहा, राजीव देखो, बिल्कुल चिंता मत करो। खुशी की बात यह है कि ऋषि घर पर सही सलामत है। बाकी हम कल सुबह उसे साथ में एक बड़े डॉक्टर के पास ले जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि हमें दिल्ली जाना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ के डॉक्टर्स कुछ बता पाए। राजीव ने तिशा की बात सुनकर हल्के से अपना सिर हिलाया और हामी भरते हुए वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ तिशा। मैं डिनर करने के लिए नीचे आऊँगा। तब तक क्या तुम प्लीज प्रिया और ऋषि का ख्याल रख लोगी? हाँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। ये सुनकर राजीव अपने कमरे में चला गया। रात के खाने के टाइम राजीव की नज़र ऋषि पर थी, जो बड़े ही नॉर्मल तरीके से अपना खाना खा रहा था। राजीव धीरे धीरे समझने लगा था कि ऋषि का बिहेवियर अब हाथ से निकलने लगा था। रात भर राजीव ढंग से नहीं सो पाया। तिशा उसके बिस्तर पर उसी के बगल में सो रही थी। राजीव कभी एक तरफ मुड़ता तो कभी दूसरी। उसकी नज़र खिड़की से दिखते आसमान के रंग के ऊपर थी। वो चाहता था जल्दी सुबह हो जाए और वो ऋषि को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाए। राजीव ने घड़ी में समय देखा तो वो चुपचाप बिना तिशा को उठाए ऋषि के कमरे में चला गया। ऋषि के कमरे में पहुंचते ही राजीव ने देखा कि ऋषि इतनी सुबह अपने आप ही उठ चुका था। वो अपनी पीठ दरवाजे की ओर करके खिड़की के बाहर देख रहा था। ऋषि, इतनी जल्दी क्यों उठ गए तुम? तुम्हें नींद तो ठीक आ रही है ना? ऋषि ने पलटकर राजीव को देखा। ऋषि ने अभी भी वो चश्मा लगाया हुआ था। राजीव की बात का जवाब देते हुए उसने अपने चश्मे को नाक पर
और अच्छे से टिकाया और कहा, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं आज नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई। ये कहते हुए ऋषि ने अपनी पीठ पर अपना हाथ फेरा और उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। राजीव ये चीज नोटिस कर चुका था। उसने ऋषि की टी शर्ट को ध्यान से देखा। क्या हुआ बेटा, पीठ में कुछ हुआ है क्या? दिखाओ पापा को। ये कहते हुए राजीव ऋषि की पीठ को देखने लगा। ऋषि छुपाने की कोशिश करता, उससे पहले ही राजीव ने उसकी टी शर्ट ऊपर कर दी। ये क्या हुआ है ऋषि, इतने निशान? ये किसने किया तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। ऋषि ने जवाब देने से पहले अपनी टी शर्ट नीचे कर दी। वो थोड़ा चिड़चिड़ाते हुए बोला, आप क्या बात कर रहे हो पापा? मुझे कहीं कोई चोट नहीं लगी है। राजीव हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि को क्या हो गया था। वो राजीव से सच क्यों छुपा रहा था, ये बात कोई नहीं जानता था। राजीव ने ऋषि से आगे कुछ नहीं कहा। वो एकदम शांत हो गया था। उसे समझ आ गया था कि शायद अभी सही टाइम नहीं था। तभी ऋषि बाथरूम जाने के लिए अपनी जगह से उठ गया। राजीव किसी को कॉल करने के लिए कमरे से बाहर निकल गया। वो ऋषि की बातों से और भी ज़्यादा चिंता में आ चुका था। ऋषि ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और उसे बंद करने के बाद वो खुद को शीशे में देखने लगा। उसने अपनी आंखों से अपना चश्मा उतारा और अपने आप को देखकर अजीब तरह से हंसना शुरू कर दिया। 8. हेलो मैम, आप ऋषि की क्लास टीचर हैं ना? यस मिस टिशा, राइट। आइए हम कैबिन में चलकर बात करते हैं। तिशा टीचर के पीछे पीछे चलने लगी। सुबह को जो कुछ हुआ था उस बारे में राजीव ने तिशा से बात की थी। राजीव ऋषि के लिए डॉक्टर ढूंढ रहा था और वहीं दूसरी तरफ तिशा ऋषि की कंडीशन समझने के लिए उसके स्कूल आई थी। टीचर ने अपने कैबिन का दरवाजा खोला और तिशा को अंदर बुलाकर बैठा दिया। बताइए मिस टिशा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तिशा ने एक लंबी आह भरी और आगे कहा, एक्चुअली मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ऋषि स्कूल में किस तरह रहता है। आप उसे पढ़ाती हैं तो मुझे लगा कि आपको पता होगा। ये सच है कि मैं पढ़ाती हूँ ऋषि को, लेकिन मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकती उसके बारे में। टीचर की ये बात सुनकर तिशा काफी ज्यादा हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर अचानक से ये ऐसा क्यों कह रही थी। मैं आपकी बात समझी नहीं, आप क्यों नहीं बता सकती? ऋषि स्कूल ही इतना कम आता है, जब आता है तो हाफ डे कर लेता है। ये फिर किसी ना किसी बहाने क्लास से चला जाता है। तिशा की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसे टीचर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तिशा बार बार यही सोच रही थी कि पिछले कितने दिन वो खुद ऋषि और प्रिया को स्कूल छोड़ने और लेने आ रही थी। अगर ऋषि स्कूल अटेंड नहीं कर रहा था तो वो क्या कर रहा था? तिशा आगे कुछ कहती उससे पहले ही टीचर ने उसे और अच्छे से समझाना शुरू कर दिया। जब से प्रिंसिपल ने ऋषि को सस्पेंड किया था, उसके बाद से ही उसका बिहेवियर काफी चेंज हो गया है। मुझे लगा कि शायद आप लोग उसे अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तभी वो इतनी छुट्टी ले रहा है। मेरे ख्याल से मैंने खुद ऋषि से कुछ दिन पहले पूछा था, तो उसने मुझे कहा था कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसके पापा उसे लेने आए हैं। मैम, ये कब की बात है? क्या आप मुझे दिन बता सकती हैं? टीचर ने तिशा के इस सवाल पर ध्यान से कुछ याद किया और सोचते हुए वो बोली, आई थिंक ये बात 3 दिन पहले की है, यानी ट्यूसडे की। तिशा का शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसके माथे से पसीना छूट रहा था। राजीव ट्यूसडे को स्कूल के समय पूरा टाइम तिशा के साथ था। तिशा अब अच्छे से समझ चुकी थी कि ऋषि स्कूल में लगातार झूठ बोलकर अपने लेक्चर्स मिस कर रहा था। लेकिन सवाल ये था
कि झूठ बोलकर ऋषि जा कहां रहा था। तिशा ने कुछ सोचते हुए टीचर की तरफ देखा। मुझे आपकी एक मदद चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजीव ऋषि की चिंता में एक के बाद एक डॉक्टर से ऋषि के कंडीशन के ऊपर बात कर रहा था। कहीं से उसे कोई पॉजिटिव जवाब मिलता तो वहीं दूसरे डॉक्टर्स ऋषि के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स रिकमेंड करते। राजीव इन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। वो अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा हुआ था, तभी उसका फोन बजने लगा। राजीव ने जैसे ही स्क्रीन पर कॉलर का नाम पढ़ा, उसने अपने सर को पकड़ लिया और फोन को काटते हुए जोर से टेबल पर पटक दिया। देख सुनील, मैं आजकल घर की चीजों में बहुत बिजी हूं, मुझे तेरी मदद चाहिए। राजीव का दोस्त सुनील उसी की कैबिन में उसके सामने बैठा हुआ था। अब सुनील ने अक्सर राजीव को उसके ऑफिस में आकर उसे कंपनी देना शुरू कर दिया था। राजीव उसे थोड़ा बहुत काम भी बताने लगा था। कैसी मदद? राजीव ने एक लंबी आह भरी और अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल ली। फिर एक सिगरेट अपने होठों के बीच दबाते हुए राजीव बोला, एक आदमी को मारना है। ये शब्द सुनते ही सुनील की आंखें बड़ी हो गईं। उसने राजीव को देखा और फिर इस बात को वो मजाक समझकर हंसने लगा। देख यार, मैं तेरे साथ काम करने लगा हूं, अब तू ये मजाक करना बंद कर दे। राजीव के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई। सुनील ये देखकर थोड़ा घबरा गया। उसे डर था कि राजीव सच कह रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सुनील। ये कहते हुए राजीव ने लाइटर से सिगरेट जला ली और अपनी जेब से कुछ निकालने लगा। ये रहा वो आदमी जिसे मारना है। राजीव ने यह कहते हुए एक तस्वीर सुनील के हाथ में दे दी। सुनील ने उसे हाथ में पकड़ा और वो बोला, पर ये है कौन और तू किसी और को क्यों नहीं बोलता? इसे मारने के लिए मैं क्यों मारूं? शुरू से सुनील सिर्फ राजीव के पैसे के पीछे यहां तक आया था। उसके पास ना तो अपना दिमाग था और ना ही हिम्मत। वो अभी तक जो कुछ भी संभाल रहा था वो राजीव के कहने पर था। इसका नाम मोहन है, ये सरकारी आदमी है। मैं किसी और के हाथों मरवाने का रिस्क नहीं ले सकता इसके साथ, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा इंसान इसे मारे जिस पर मैं भरोसा करता हूं। अब ये काम मैं तो कर नहीं सकता, इसलिए अब तुझे करना होगा। मुझे क्यों? मैं कैसे? मैंने आज तक किसी को नहीं मारा है। क्योंकि जल्द हो सकता है कि तू मेरी जगह पर बैठा हो। और ये बात याद रख कि मुझे यहां तक पहुंचने में बहुत से ऐसे काम करने पड़े थे। तू बिना अपने हाथ गंदे किए यहां तक नहीं पहुंच सकता सुनील। अब जब हम बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि तुझे भी ये मौका मिले। ये बात सुनकर सुनील किसी सोच में पड़ गया। राजीव ने उसे इस तरह कन्विंस करने की कोशिश की थी कि अब वो अपने आप को सपनों में राजीव की जगह पर देखने लगा। सुनील खुद को राजीव की कुर्सी में इमेजिन करने लगा। खुद से मन ही मन झगड़ते हुए सुनील ने सोचा कि राजीव सही बात कर रहा था। इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचने के लिए एक दो बार अपने हाथ गंदे करने में आखिर क्या बुराई थी। ये तो असल में एक जरूरी काम था। अपना जवाब सुनाने के लिए जैसे ही सुनील ने अपना मुंह खोला, राजीव के कैबिन का दरवाजा खुल गया और तिशा अंदर आ गई। तिशा के अंदर आने पर सुनील ने टेबल पर रखी मोहन की तस्वीर उठाई और उसे जेब में रखते हुए राजीव की ओर देखा। राजीव उसका ये एक्शन समझ गया था। तिशा और सुनील की नजर मिलने पर सुनील ने एक अजीब सी स्माइल दी और वो वहां से चला गया। तुमने कल से कुछ नहीं खाया है और मुझे पता था कि दिन में भी तुम कुछ नहीं खाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। तिशा ने ये कहते हुए टिफिन बॉक्स को राजीव के टेबल पर रख दिया। राजीव तिशा को हल्की मुस्कान से देख रहा था। राजीव अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया था कि तिशा को सच में उससे इतना प्यार हो गया था। तिशा ने टिफिन बॉक्स को खोलना शुरू कर दिया। उसने खाने को राजीव के आगे सजाया और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी।
राजीव को याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार उसे इतना प्यार कब मिला था। तिशा के चेहरे पर आयशा की झलक देखते हुए राजीव ने अपना मुंह खोला और वो तिशा के हाथ से खाना खाने लगा। खाना खत्म होते ही राजीव ने तिशा का हाथ पकड़ लिया। फिर वो उसकी आंखों में देखने लगा। तिशा, तुमने अभी तक मेरे कल के सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए? इतना कैसे बदल गई तुम? राजीव की आंखों में तिशा अपने लिए प्यार ढूंढ रही थी। राजीव के सवाल से जैसे वो खुद को रोक नहीं पाई और एक ही सांस में बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ राजीव, एंड आई ट्रस्ट यू। मैं जानती हूँ कि जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो कुछ भी सच नहीं है। मेरी नजर में तुम परफेक्ट हो राजीव, एंड आई लव यू। तिशा के मुंह से ये शब्द सुनकर राजीव सुन्न सा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। तिशा ने राजीव का चेहरा पढ़ लिया था। अरे तुम ऐसे घबरा क्यों रहे हो? मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए इजी नहीं है। आखिर आयशा मेरी ही बहन थी, पर मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। तुम जब भी रेडी हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। ये कहते हुए तिशा राजीव के पास आई और उसने उसके होंठों पर हल्के से किस कर लिया। अब मैं चलती हूँ। तिशा मुस्कुराते हुए राजीव की कैबिन से बाहर निकलने लगी। उसने अपने हाथ में टिफिन पकड़ा हुआ था। तिशा ने जैसे ही कैबिन का दरवाजा खोला, उसने देखा कि बाहर आरती खड़ी थी। आरती ने तिशा को अंदर जाते हुए देखा था और यह भी देख लिया था कि कैसे तिशा राजीव को किस कर रही थी। आरती की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तिशा भी आरती को घूर रही थी। वो जानती थी कि आरती और राजीव का भी एक पास्ट था। ओह मिस तिशा, वैसे आपकी बहन और मिस्टर राजीव शादीशुदा थे ना? अपनी बहन के पति के साथ ये सब करते हुए शर्म नहीं आती आपको? वो अभी भी उतना ही कॉन्फिडेंटली आरती को देख रही थी। और तुम तो राजीव से नफरत करती थी ना? फिर अचानक क्या हो गया? यू बेटर गेट दिस मिस तिशा, राजीव मेरा है, सिर्फ मेरा। मिस आरती, लगता है राजीव तुम्हें बताना भूल गया कि तुम उसके पास्ट का हिस्सा हो और मैं उसकी आज हूं। हाउ डेयर यू! मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। आरती की ये बात सुनकर तिशा हंसते हुए वहां से आगे चली गई। तिशा को अपने और राजीव के रिश्ते पर भरोसा था। वो जानती थी कि जो कुछ आरती और राजीव के बीच हुआ था वो अब एक पास्ट बनकर रह गया था। राजीव अपने कैबिन से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर टेंशन थी। वो जानता था कि उसके अपने उलझे हुए रिश्तों को अब सुलझाने की जरूरत थी। उसे पता था कि जल्द से जल्द उसे अपना और आरती का रिश्ता खत्म करना था ताकि वो तिशा से शादी कर सके। राजीव किसी भी हालत में तिशा को नहीं खोना चाहता था। राजीव ने कहीं ना कहीं मन बना लिया था कि वो आरती को अपने से दूर करने वाला था ताकि उसके और तिशा के रिश्ते में कोई परेशानी ना आए। राजीव ये सारी बातें सोच ही रहा था कि अचानक से उसका फोन बजने लगा। राजीव को उसके लॉयर का फोन आ रहा था। उसने तुरंत कॉल पिक कर लिया। जी कहिए मिस्टर गुप्ता। राजीव, मीनाक्षी का केस कोर्ट में ओपन हो चुका है और परसों उसकी सुनवाई है। राजीव ने इतने दिनों बाद जैसे ही मीनाक्षी का नाम सुना, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। तुम्हें कोर्ट आना होगा। ठीक 11 बजे सुबह पहुंच जाना। मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। ठीक है। राजीव ने ये कहकर फोन रख दिया। उसके चेहरे का रंग उतर चुका था। एक बार फिर एक मुसीबत किसी पहाड़ की तरह उसके ऊपर टूट रही थी। राजीव ने अगले ही पल अपना सर पकड़ लिया और वो सोचने लगा कि कल सुनवाई में क्या हो सकता था और उसे कितना प्रिपेयर होकर जाने की जरूरत थी। तभी इन सब के बीच आरती, जो उसके दरवाजे के पास खड़ी थी,
गुस्से में अंदर आ गई। आरती के चेहरे पर गुस्सा राजीव को साफ नजर आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। आरती उसके कैबिन में घुसते ही राजीव के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। आरती ने अपने हाथों को मोड़ते हुए राजीव को देखा और कहा, मैं बता रही हूँ राजीव, तुम्हारी इस दिशा का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। वो अपने आप को समझती क्या है? उसे कुछ दिन हुए नहीं और देखो जरा कैसे रंग बदल रही है अपने। आरती को अभी भी उम्मीद थी कि आखिरी बार राजीव ने जो कुछ कहा तिशा के बारे में, वो अभी भी उस बात को मानता था। आखिर कुछ दिन पहले ही तो राजीव ने आरती से शादी का वादा किया था। राजीव ने तुरंत आरती की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आरती ये देखकर और भी ज्यादा चिड़चिड़ा गई और अपनी जगह से उठकर राजीव के पास आ गई। उसने राजीव के हाथ पर अपना हाथ रखा और अपने खुले बालों को लहराते हुए बोली, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे राजीव? बोलो ना। कुछ दिन से तुम मेरे पास भी नहीं आए। ये देखो मुझे कहाँ चोट लगी है। ये कहते हुए आरती ने राजीव के आगे अपनी शर्ट का एक बटन खोलते हुए कुछ दिखाया। आरती राजीव को पूरी तरह से सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज राजीव का बिहेवियर काफी अलग था। उसका आरती पर कोई ध्यान नहीं था। लिसन आरती, प्लीज स्टॉप दिस। मेरा आज मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले ही घर की वजह से मैं बहुत परेशान हूं। राजीव की ये बात सुनते ही आरती उसके और करीब आने की कोशिश करने लगी। उसने राजीव के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसका कंधा प्यार से दबाते हुए बोली, राजीव क्या हुआ घर पर? वो क्या नाम है? प्रिया और ऋषभ ठीक तो है ना? राजीव ने यह सुनकर आरती का हाथ अपने कंधे से चिड़चिड़ाते हुए हटा दिया। उसका नाम ऋषभ नहीं ऋषि है। एंड मैंने कहा ना, डोंट डू दिस। मेरा बिल्कुल मन नहीं है यार। ऊपर से अब मीनाक्षी का केस भी कल रीओपन हो रहा है। आई थिंक आरती, तुम्हें और बाकी स्टाफ मेंबर्स को कुछ दिन हॉलिडे पर जाना चाहिए। मैं स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूं और हो सकता है तब तक ये केस भी सॉर्ट हो जाए। राजीव जैसे जैसे अपनी बात आगे रख रहा था, आरती को वैसे वैसे उसका असली रंग दिखाई दे रहा था। वो समझ चुकी थी कि राजीव ये सब उसे दूर करने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि आज से पहले राजीव को इन सब बातों से इतना फर्क नहीं पड़ता था। राजीव तुम सच में मुझसे ये सब कह रहे हो? सच क्यों नहीं कह देते हाँ कि तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? मतलब तुम्हें भी तिशा पसंद आ गई है। अपनी पत्नी की बहन को भी नहीं छोड़ा तुमने। आरती अजीब तरह का बिहेव करने लगी और राजीव के ऑफिस में चिल्लाने लगी। राजीव को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे चुप कराए। तभी आरती ने राजीव से गुस्से में कहा, ये मत भूलना कि अभी मीनाक्षी का केस ओपन हुआ है। तुम कितने पानी में हो और कितने नहीं, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आरती ये कहते ही गुस्से से वहां से जाने लगी। राजीव ने उसे रोकने की कोशिश की। आरती लिसन। लेकिन इतने में उसने अपने पीछे से कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया था। आरती के जाते ही राजीव को रियलाइज हुआ कि वो कितनी बुरी तरह से फंस चुका था। वो मन ही मन ये सोचने लगा कि आखिर वो ये बात कैसे भूल सकता था कि मीनाक्षी के केस में अगर कोई उसकी मदद कर सकता था तो वो आरती थी। राजीव जानता था कि अगर इस समय उसने आरती के सामने अपनी इमेज बिगाड़ने की कोशिश की तो आरती कोर्ट में उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकती थी। मीनाक्षी के केस को जीतने के लिए राजीव को आरती के साथ बनाकर रखनी थी, लेकिन तिशा के होते हुए वो ऐसा कैसे कर सकता था। एक बार फिर अपने कैबिन में बैठकर राजीव ने अपना सर पकड़ लिया था। उसके पास अपने ही सवालों के जवाब नहीं थे। दूसरी तरफ तिशा राजीव के ऑफिस से लौटने के बाद घर वापस आ गई। उसके दिमाग में भी राजीव की तरह कई सारी बातें चल रही थीं, जिनमें से एक था ऋषि। तिशा ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि ऋषि मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुका था। आयशा के गुजर जाने का ऋषि पर एक गहरा असर पड़ा था। अब क्योंकि तिशा घर संभालना चाहती थी, वो खुद अपने दिल से ऋषि की जिम्मेदारी लेना चाहती थी। वो ऋषि को पहले जैसा करना चाहती थी। इसके लिए राजीव के साथ साथ वो भी ऋषि के लिए अच्छे थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स देख रही थी। ये सब सोचते हुए तिशा ऊपर बच्चों के कमरे में
ऋषि को देखने के लिए चली गई। दिन का सूरज ढलने लगा था। प्रिया अपनी एक दोस्त से मिलने बाहर गई थी और ऋषि अपने कमरे में अकेला खिड़की की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। सामने आसमान में चिड़िया उसकी आंखों के आगे एक तरफ से दूसरी तरफ उड़ रही थी, लेकिन अकेले होने के बावजूद भी ऋषि के कमरे में शांति नहीं थी। जब तिशा ने ऋषि के कमरे में कदम रखा तो उसे ऐसा लगा जैसे ऋषि किसी से बात कर रहा था। जब उसने देखा कि ऋषि अकेला बैठा हुआ था तो वो चौंक गई। मैं समझ गया हूँ। ऋषि, किससे बात कर रहे हो? ऋषि ये सुनकर पीछे मुड़ा, लेकिन उसने तुरंत इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर जैसे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तिशा काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे अब ऐसा लगने लगा था जैसे ऋषि खुद से बातें कर रहा था। नहीं, किसी से भी नहीं मासी। तिशा ऋषि की हालत देखकर अब और भी ज्यादा घबराने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऋषि से क्या कहे। तुम ठीक हो ना ऋषि? हाँ मासी। तिशा ने आगे कोई जवाब नहीं दिया और ऋषि भी वापस खिड़की की तरफ देखने लगा। ऋषि का शरीर एकदम स्थिर था। वो पहले से भी ज्यादा शांत हो चुका था। तिशा अपना फोन निकालकर वहां से चली गई। तिशा के जाने का एहसास होते ही ऋषि ने अपना चश्मा निकाला और वो उसको अपने मुंह के पास लगाकर आगे बोला, वो यहाँ से जा चुका है। नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता चला। ये कहने के बाद ऋषि ने वापस अपना चश्मा पहन लिया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा सीरियस हो गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उस चश्मे से आ रही आवाज को समझने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर में उसने किसी की बात का फिर से जवाब देना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं कर लूंगा ये काम। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा हुआ था। उसने अपने कान में किसी तरह का डिवाइस पहना हुआ था। उसकी आंखों पर एक ऋषि की तरह ही दिखने वाला एक चश्मा था। ऋषि का जवाब सुनने पर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। आखिरकार वो अपने मकसद के करीब पहुंच चुका था। राजीव ऋषि के कमरे के बाहर खड़ा था। उसके साथ तिशा और प्रिया दोनों थे। तिशा के हाथ में केक था और प्रिया वीडियो कैमरा ऑन करके ऋषि का रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाली थी। आज ऋषि का बर्थडे था और ये सारी तैयारियां करने में तिशा ने राजीव की मदद की थी। राजीव खुश था। तिशा उसके बच्चों के साथ काफी मेहनत करने लगी थी। राजीव जानता था कि उसे किसी न किसी तरह से अपने और अपने बच्चों का फ्यूचर बेहतर करने के लिए तिशा से शादी करनी थी। सब लोग काफी एक्साइटेड थे। राजीव ने अगले ही पल मुस्कुराते हुए धीरे से ऋषि का कमरा खोल दिया। राजीव, तिशा और प्रिया ने शोर मचाते हुए दरवाजा खोला और एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे ऋषि। ऋषि अपने बिस्तर पर ठीक कल की तरह खिड़की की तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। कुछ सेकंड्स के लिए ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह पर एकदम स्थिर बैठा हुआ था। राजीव और तिशा ये देखकर एक दूसरे को देखने लगे। तिशा को डर था कि ऋषि की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। प्रिया भी अपना वीडियो कैमरा बंद करने लगी थी जब अचानक से ऋषि ने पलटकर उन सबको अपने सामने देखा। पापा, मासी, दीदी, आप लोगों को याद था? बहुत दिनों बाद राजीव और तिशा ने ऋषि के चेहरे पर एक स्माइल देखी थी। ऋषि तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और राजीव के पास आकर उसे गले लगाने लगा। तिशा ने भी किसी तरह अपने आप को उन फीलिंग्स से बाहर निकाल लिया था। प्रिया भी रिकॉर्ड करते हुए जोर जोर से हंस रही थी। राजीव, जिसने अपने हाथ में एक बड़ा सा गिफ्ट पकड़ा हुआ था, उसने ऋषि को देखा और कहा, और ये रहा मेरे बेटे का गिफ्ट। ऋषि ने गिफ्ट को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं आई। राजीव ने कंफ्यूज्ड लुक से तिशा को देखा तो तिशा तुरंत बोली, क्या हुआ ऋषि?
आप खुश नहीं हो? गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? लेकिन अभी तक उसने खोला ही कहाँ है? राजीव ये कहकर ऋषि का गिफ्ट उसके लिए खोलने की कोशिश करने लगा। बड़ी मेहनत से राजीव खुद एक बड़ी सी गेम शॉप से सबसे एक्सपेंसिव गेम ऋषि के लिए लेकर आया था। लेकिन ऋषि ने उस गिफ्ट को एक बार खोलने की भी कोशिश नहीं की थी। तभी तिशा ने राजीव को रोक दिया और वो नीचे झुकते हुए ऋषि की आंखों में देखने लगी। ऋषि की नजरें झुकी हुई थीं। तिशा ने देखा कि ऋषि ने अभी भी वो चश्मा पहना हुआ था और उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं। तुम्हें कुछ और चाहिए ऋषि? बोलो क्या चाहिए? पापा आपके लिए वो जरूर करेंगे। तिशा ने जैसे ही ये शब्द कहे, ऋषि के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने अपने सामने तिशा को देखा और फिर वो राजीव को देखने लगा। राजीव ने लाए हुए गिफ्ट को साइड में रखा और कहा, हाँ हाँ बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मैं कोटकाल जाना चाहता हूँ आपके साथ, जहाँ पर एक बार मम्मी और आप गए थे। राजीव और तिशा ये सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। वो दोनों ही बहुत हैरान थे। ऋषि ने आज से पहले कभी कहीं जाने के लिए नहीं कहा था। कोटकल हिमाचल के पास ही एक गांव का नाम था। वो और भी ज्यादा ऊंचाई पर था। तिशा ये सोच रही थी कि अचानक से ऋषि ने उस जगह पर जाने के बारे में क्यों कहा था। क्या उस जगह पर आयशा से जुड़ी कोई बात थी जिसके बारे में ऋषि सोच रहा था? तिशा कुछ समझ नहीं पा रही थी। राजीव ने उसके ये शब्द सुनते ही तुरंत कहा, हाँ हाँ जहां भी तुम बोलो, चलो कल हम कोटकल चलेंगे। ये शब्द सुनते ही ऋषि स्माइल करने लगा और उसने तुरंत राजीव को गले से लगा लिया। राजीव इस समय ऋषि की खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहता था। दूसरी तरफ सुनील उस तस्वीर को लिए अपनी गाड़ी में इधर से उधर घूम रहा था। राजीव के कुछ कनेक्शंस की मदद से सुनील ने मोहन की लोकेशन का पता लगा लिया था। लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सुनील का दिल भी जैसे बेचैन हो रहा था। दिन का सूरज अब सर पर था। सुनील के दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही बात चल रही थी। वो जानता था कि अगर उसे राजीव की तरह स्ट्रांग बनना था तो उसे भी राजीव की तरह अपने हाथ गंदे करने की जरूरत थी, फिर चाहे उसके लिए सुनील को किसी का मर्डर ही क्यों ना करना पड़े। सुनील ने अपने गाड़ी के आगे वाली सीट के ड्रॉर को खोला। उसमें एक गन रखी थी जो कि राजीव ने उसे दी थी। सुनील का दिल तेजी से धड़क रहा था। मोहन कब और कहां जाने वाला था, वो सारी इंफॉर्मेशन सुनील को पहले ही मिल चुकी थी। अब बस उसे शाम होने का इंतजार करना था। शाम होते ही सुनील अपने मोबाइल में देखते हुए एक लोकेशन पर पहुंच गया। उसने अपनी गाड़ी को एक सुनसान इलाके में खड़ा किया और गन को अपनी जैकेट के अंदर डालते हुए वो गाड़ी से बाहर निकल गया। सुनील लगातार अपने मोबाइल फोन में देख रहा था। उसके पास मोहन के फोन की लोकेशन थी। मोहन जहां जहां भी जा रहा था उसकी सारी इंफॉर्मेशन सुनील के पास थी। सुनील उसी को फॉलो करते हुए एक गली में घुस गया। तभी उसे थोड़ी दूर चल रहा मोहन नजर आया। मोहन की नजर सामने थी। वो अपने हाथ में एक बैग पकड़कर सीधे चल रहा था। सुनील आज से पहले इस इलाके में कभी नहीं आया था। मोहन ने एक छोटे और बदबूदार मोहल्ले की तरफ बढ़ना शुरू किया तो सुनील भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सुनील लगातार खुद को समझा रहा था, हो जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये कहते हुए सुनील ने अपने कदम तेज बढ़ा लिए। तभी अचानक से मोहन की नजर सुनील पर चली गई। अब वो आगे बढ़ने से पहले बहुत सोच समझकर सुनील को देखने लगा। अब मोहन ने भी अपने कदम तेज कर लिए थे। वो बार बार धीरे से पीछे मुड़कर सुनील को देख रहा था। तभी अचानक से मोहन ने उन गलियों में तेज भागना शुरू कर दिया। सुनील ने भी उसे पकड़ने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा ली थी। जैसे जैसे सुनील उसके पीछे भाग रहा था उसे एहसास हो रहा था कि वो इलाका पहले से भी ज्यादा सुनसान हो चुका था। आसपास सुनील और मोहन के अलावा कोई और इंसान नहीं था। ठीक इसी समय मोहन ने अगली गली बदल ली। जब तक सुनील उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि मोहन गायब हो चुका था।
ये कहाँ चला गया है? सुनील ने इतने में इधर उधर देखते हुए अपना मोबाइल फोन निकाला, लेकिन जैसे ही वो मोहन की लोकेशन देखने लगा, पीछे से किसी ने आकर सुनील के सर पर जोर से एक लकड़ी का फट्टा मार दिया। ऐसा करते ही सुनील उसी जगह पर नीचे गिर गया। अपने हाथ में उस लकड़ी के फट्टे को पकड़ते हुए मोहन ने जेब से अपना फोन निकाल लिया। काम हो गया है बॉस। कोतकल जाने के लिए राजीव ने शाम का समय चुना था। दिन में अपने ऑफिस का कुछ काम निपटाने के बाद राजीव सबको घर से पिक करने के बाद कोतकल के लिए निकल गया था। गाड़ी में राजीव के बगल वाली सीट पर ऋषि बैठा हुआ था और पीछे तिशा और प्रिया। तिशा ने अपने फोन पर लोकेशन लगाई हुई थी। कोतकल उनके घर से सिर्फ कुछ 3 घंटे दूर था, इसलिए तिशा को भी ज्यादा चिंता नहीं थी। वो जानती थी कि राजीव थोड़े अंधेरे में भी गाड़ी चला लेगा। गाड़ी में सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। प्रिया अपने स्कूल के किसी लड़के के बारे में बता रही थी और तिशा उसके साथ हंसते हुए उसकी बात सुन रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की? नहीं मासी, ऐसा थोड़ी करेगा वो। एक्चुअली वो खुद उस लड़की को पसंद करता है, तभी तो ऐसे शर्माते हुए वहां से चला गया था। प्रिया अपनी कहानी बताते हुए हंसने लगी, लेकिन राजीव ने मिरर से तिशा और प्रिया को एक साथ खुश देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। लेकिन तभी उसकी नजर ऋषि पर गई। ऋषि ने अभी भी वो चश्मा पहना हुआ था और वो खिड़की से बाहर देख रहा था। वैसे ऋषि, सच कहूं तो मुझे तो तुम बिना चश्मे के बहुत अच्छे लगते हो। इस चश्मे ने तुम्हें और भी सीरियस बना दिया है। राजीव ने ऋषि से कुछ बात करने की कोशिश करते हुए कहा। ये सुनकर ऋषि ने राजीव की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पीछे से तिशा चिल्ला पड़ी, राजीव! पापा! राजीव की गाड़ी के आगे एक बड़ा सा जानवर आ गया था। वो इतनी अचानक से छलांग लगाकर आया था कि राजीव उसे सही समय पर देख नहीं सका। हड़बड़ाते हुए राजीव ने स्टीयरिंग को दूसरी तरफ जोर से घुमा दिया। राजीव ने तुरंत ऋषि का सर बचाने के लिए अपने शरीर को आगे कर दिया था। राजीव के सीने पर ऋषि का सर था। ऋषि के कानों में एक सीटी जैसी तेज आवाज आ रही थी। उसे तिशा और बाकियों की चीखने की आवाज आनी बंद हो गई। उसकी आंखों के आगे सब कुछ सफेद होने लगा था। आई एम सॉरी पापा। सब ठीक तो है ना? राजीव ने अपने हाथों से ऋषि का सर ढका हुआ था। पीछे तिशा और प्रिया भी एक दूसरे को पकड़कर बैठे हुए थे। सबका दिल तेजी से धड़क रहा था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हम ठीक है राजीव। और ऋषि तो ठीक है ना? राजीव ने यह सुनकर ऋषि की तरफ देखा। ऋषि, जिसने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थीं, उसने कहा, मैं भी ठीक हूं। थैंक गॉड। राजीव धीरे से वापस अपने स्टीयरिंग पर आ गया। गाड़ी किसी चीज से नहीं टकराई थी। राजीव ने सही टाइम पर स्टीयरिंग घुमाकर सबको बचा लिया था। अच्छी बात यह थी कि किसी को चोट नहीं लगी थी। ऋषि राजीव को देख रहा था। राजीव ने किसी तरह खुद को संभाला और सबकी तरफ देखकर कहा, सब ठीक है, डरने की बात नहीं है, ये सब हो जाता है। चलो। तिशा, कितना दूर है हम लोग? तिशा ने अपने फोन में लोकेशन की तरफ देखा और कहा, बस आधा घंटा और। चलो, फिर तो बस हम पहुंच ही गए। ये कहते हुए राजीव ने ऋषि को देखा। ऋषि काफी देर से बिना कुछ बोले राजीव को एकटक देख रहा था। क्या हुआ ऋषि? तुम कुछ कहना चाहते हो? ऋषि ने राजीव को तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थीं। ऋषि मन ही मन सोच रहा था
कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते थे। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ऋषि को बचाया था, लेकिन क्या ऋषि जो कर रहा था वो सही था? ऋषि के मन में कई सवाल थे। उस आदमी के बारे में सोचकर एक बार फिर ऋषि के रोंगटे खड़े हो गए। ऋषि राजीव को इस जगह पर सिर्फ उस आदमी के कहने पर लाया था। ये वही आदमी था जो ऋषि से उस हाईटेक चश्मे की मदद से बात करता था और राजीव पर नजर रखता था। लेकिन इस आदमी का नाम क्या था और ये कहां से था, इस बात का ऋषि को कोई अंदाजा नहीं था। उसने ऋषि से सिर्फ एक चीज कही थी, अगर तुम अपने पापा को बचाना चाहते हो तो जैसा मैं कह रहा हूं ठीक वैसा करना होगा, और अगर थोड़ी सी भी चालाकी दिखाई तो मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा। ऋषि, क्या बात है, बोलो। राजीव की आवाज सुनकर ऋषि अपने ख्यालों से बाहर आ गया। उसने अपने पापा को देखा और कहा, पापा, अगर इंसान को सही और गलत में फैसला करना ना आया तो उसे क्या करना चाहिए? राजीव ऋषि का ये सवाल सुनकर काफी चौंक गया था। तिशा भी हैरान थी। राजीव, जो कि इस सवाल की पहेली में खुद को सालों पहले खो चुका था, वो नहीं जानता था कि वो अपने बेटे से क्या कहे। ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? राजीव ने ये कहते हुए गाड़ी वापस ऑन की और वो लोग दोबारा से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे। ऋषि अभी भी राजीव की तरफ जवाब के इंतजार में देख रहा था। ऋषि, वैसे तुम्हें पता है पापा और मैंने साथ में मिलकर वहाँ पर कितना बड़ा रिजॉर्ट बुक किया है। उस जगह पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी है और वहाँ पर एक फाउंटेन भी है। रात को उसमें इतनी सारी लाइट्स जलती हैं। तिशा पूरी कोशिश कर रही थी कि ऋषि को किसी तरह उस बात से भटका दे, लेकिन उसके इतना कहने पर भी ऋषि के एक्सप्रेशंस पर कोई बदलाव नहीं आया। राजीव भी सामने देखकर सोच रहा था कि आखिर ऋषि को हो क्या गया था। जो बच्चा इतना शांत रहता था, अचानक से वो राजीव से इतना बड़ा सवाल कैसे कर रहा था? आखिर ऋषि को हो क्या गया था? एक तरफ राजीव ऋषि को लेकर परेशान हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत राजीव के दोस्त सुनील ने अपने सर पर ले ली थी। एक बड़े से खंडहर में सुनील एक टूटे हुए कमरे के बीचों बीच बंधा हुआ पड़ा था। उसे एक लकड़ी की चेयर पर बैठाया हुआ था और उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कोई है? मेरी मदद करो, कोई है? सुनील को जैसे ही होश आया और उसने देखा कि उसके हाथ और पैर दोनों ही बंधे हुए थे, वो पहले से भी ज्यादा घबरा गया और जोर जोर से मदद मांगने लगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जिस जगह पर उसे बंद किया गया था वहां उसकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था। तभी अचानक से सुनील को किसी के कदमों की आवाज आने लगी। मुझे क्यों पकड़ा है तुमने? कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। कमरे में कम लाइट होने की वजह से उस आदमी का चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा था। तभी वो आदमी सुनील के और पास आ गया। सुनील ने आज से पहले उसे कहीं नहीं देखा था। वो आदमी नॉर्मल कपड़ों में था। उसने एक सिंपल शर्ट और नीचे पैंट पहनी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में बेहद नफरत थी। सुनील के माथे से पसीना छूट रहा था। सुनील जानता था कि उसने खुद को एक बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। राजीव पर भरोसा करके उसने एक बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने खड़ा आदमी आखिर था कौन, और राजीव ने इस आदमी के बारे में पहले कभी सुनील को बताया क्यों नहीं था। तू राजीव के लिए काम करता है ना? क्या काम दिया था उसने तुझे इस बार? मर्डर करने का। वहीं दूसरी तरफ राजीव को गाड़ी चलाते चलाते 1 घंटा होने वाला था, लेकिन अभी तक उनकी लोकेशन नहीं आई थी। दिशा बार बार अपने फोन पर मैप्स पर चेक करती
तो हर दूसरे मिनट उनकी लोकेशन और दूर जाते जा रही थी। तिशा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। प्रिया अपने फोन में देख रही थी, तभी अचानक से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ चिड़चिड़े हो गए और उसने कहा, अरे यार, अब तो नेटवर्क भी चले गए हैं। पापा, हम जा कहाँ रहे हैं? मैंने कहा ही था कि घर पर ही बर्थडे मना सकते हैं। प्रिया ने गुस्से में अपना फोन बंद किया और साइड पर रख दिया। प्रिया काफी देर से अपने दोस्तों को मैसेज करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार नेटवर्क्स जाने की वजह से वो उनसे अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। तिशा, तुमने लोकेशन तो अच्छे से लगाई है ना? एक बार मुझे दिखाओ। तिशा ने अपना फोन आगे राजीव को दे दिया, लेकिन जैसे ही राजीव ने लोकेशन लोड करने की कोशिश की, तिशा के फोन का इंटरनेट भी चला गया। अब वो सब एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहां पर सर्विस नेटवर्क्स नहीं थे। शिट! अच्छा चलो मैं देखता हूं। ये कहकर राजीव ने गाड़ी को रोक दिया। सामने सिर्फ सुनसान रोड थी। अब अंधेरा इतना ज्यादा हो चुका था कि वो लोग गाड़ी की हेडलाइट के बिना कुछ नहीं देख सकते थे। रोड के दोनों तरफ सिर्फ घना जंगल था। राजीव गाड़ी से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। फिर खिड़की से तिशा को देखते हुए बोला, मुझे लगता है कि हम रास्ता खो बैठे हैं, क्योंकि जब मैं और आयशा आखिरी बार आए थे तो इतना टाइम नहीं लगा था। लेकिन तिशा अपने फोन में लोकेशन देखने की कोशिश करने लगी। उसे अच्छे से याद था कि उसने सही जगह की लोकेशन डाली थी, तो फिर वो सब खो कैसे सकते थे? ये शब्द सुनकर ऋषि के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा डार्क हो गए। इस काम के पीछे कोई और नहीं बल्कि ऋषि था। रास्ते में जब तिशा ने अपना फोन चार्ज करने के लिए आगे लगाया था, तो ऋषि ने गेम खेलने के बहाने से लोकेशन बदल दी थी। ऋषि ठीक वही काम कर रहा था जो उसे बोला गया था। ऋषि नहीं जानता था कि वो अपने परिवार को एक ऐसी जगह लाया था जहां से वापस जाना नामुमकिन था। तो अब हम क्या करेंगे? मुझे तो ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं लग रही है पापा। नेटवर्क भी नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। राजीव ने ये सुनकर कुछ देर सोचा और कहा, अब इतना दूर आए हैं तो आगे चल ही लेते हैं, देख लेते हैं। हो सकता है कि कोई गांव मिल जाए, वहां रात गुजार लेंगे, कल सुबह रिजॉर्ट चले जाएंगे। राजीव ने ये कहते हुए सामने उस सुनसान रोड की तरफ देखा। तिशा को भी प्रिया की तरह अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, लेकिन उसे राजीव की बात भी सही लग रही थी। वो अपने घर से पहले ही काफी दूर आ चुके थे। तभी अचानक से तिशा की नजर ऋषि पर गई, जो बिना कुछ बोले अपना सर झुकाकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं। तिशा को कुछ अजीब लग रहा था। पहले ही इस जगह पर आने का फैसला सुनकर ही तिशा हैरान थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि एक छोटा बच्चा एक इतने सुनसान से गांव में अपने बर्थडे के दिन क्यों जाना चाहता था। तिशा आगे कुछ सोच पाती उससे पहले ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसके सामने आ गया। कौन है? छोड़ो! राजीव गाड़ी के अंदर बैठने ही वाला था कि अचानक से 2-3 लोगों ने पीछे से आकर राजीव के सर पर एक काला कपड़ा डाल दिया